दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय दौरा है दक्षिण अफ्रीका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसके लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे और इसी कारण से दक्षिण अफ्रीका के लिए दौरे पर हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी और द्विपक्षीय बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नेताओं के साथ होगी। 22 और 23 नवंबर को महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दक्षिण अफ्रीका का दौरा, महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसी के साथ देखिए कई राष्ट्रीय नेताओं के साथ वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। इसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जो यहाँ महत्वपूर्ण बैठक, देखिए सत्र की शुरुआत होनी है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले 30 नवंबर को ये बैठक और 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक जो है 30 नवंबर को होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र भी लिखा है, सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और इससे पहले ये सर्वदलीय बैठक। संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। सुबह 11 बजे का समय निश्चित किया गया है। सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है और इसके बाद 1 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चलेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोधपुर दौरा है। जोधपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रघुवंशपुरम आश्रम में श्री राम जानकी विवाह उत्सव में भाग लेंगे। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक विवाह उत्सव में भाग लेंगे। देखिए और भी कार्यक्रम हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। इसके बाद संत मुरलीधर महाराज के सानिध्य में विवाह उत्सव कार्यक्रम होना है। इसके बाद दोपहर 3:15 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और शाम 4 बजे जोधपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। 11 बजे से 12 बजे तक जो है राम जानकी विवाह उत्सव में भाग लेंगे। महत्वपूर्ण दौरा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोधपुर का। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता है गोल्ड। 70 किलो वर्ग के फाइनल में अरुंधति की धमाकेदार जीत हुई है और इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अरुंधति को। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा कर बधाई दी है। कहा, राजस्थान को आप पर गर्व है। अरुंधति की विश्व स्तरीय उपलब्धि पर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। अरुंधति, आप यूं ही देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहें। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरुंधति को शुभकामनाएं दी हैं, उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर शुभकामनाएं और बधाई दी है और कहा है कि अरुंधति आप पर गर्व है, पूरे प्रदेश को गर्व है, पूरे भारत को गर्व है। और देखिए प्रदेश का नाम रोशन किया है, पूरे भारत का नाम रोशन किया है और इसको लेकर गर्व है पूरे ही हिंदुस्तान वासियों को। बढ़ेंगे आगे। जोधपुर के देचू से खबर है, जहां मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का विधानसभा क्षेत्र को तोहफा। जी हां, देचू उपखंड में 17 नवीन ग्राम पंचायतों का तोहफा दिया है मंत्री खीवसर ने। सरकार ने कुल 17 नवीन ग्राम पंचायत की अधिसूचना जारी की। नवीन ग्राम पंचायत बनने पर छोटे छोटे गांवों का विकास होगा। नवीन पंचायत बनने पर ग्रामीणों कार्यकर्ताओं ने आभार भी जताया। लोहावट विधायक चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का आभार जताया है आमजन ने। देखिए छोटे छोटे गांवों का इससे विकास होगा। नवीन ग्राम पंचायत बनने पर जो है
विकास की रफ्तार यहाँ पर तेज होगी, विकास के कार्य होंगे और इसको लेकर जो वहाँ के आमजन हैं, जो लोग हैं, उन्होंने आभार व्यक्त किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का जोधपुर दौरा, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। महात्मा गांधी अस्पताल में निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अदम्य चेतना ट्रस्ट द्वारा मानवता रसोई 2 के शुभारंभ कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दोपहर 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक विधानसभा क्षेत्र लूणी में विभिन्न स्थानों पर भाग लेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कडुम्बा नाडा ग्राम पंचायत बडला नगर में नवनिर्मित प्रवेश द्वार के लोकार्पण में भाग लेंगे। शाम 6:15 पर सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम जो है रहने वाला है, देखिए, और रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे। सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे 6:15 बजे के आसपास। मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर हैं, विभिन्न कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और इसी के साथ रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी आज यहीं का उनका रहने वाला है। 6:15 बजे जो है सर्किट हाउस पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। तो महात्मा गांधी अस्पताल में निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन का लोकार्पण जो है शुभारंभ होना है, इसमें शामिल होंगे। अदम्य चेतना ट्रस्ट द्वारा मानवता रसोई 2 के शुभारंभ में शामिल होंगे। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अशोक गहलोत का 3 दिवसीय जोधपुर दौरा है। तो अशोक गहलोत जोधपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इंडिगो जयपुर की फ्लाइट से सुबह 11:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शिवांची गेट ओसवाल स्वर्गाश्रम जाने का कार्यक्रम है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का श्यामलता कर्णावत के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अजमेर से खबर है, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज प्रस्तावित अजमेर दौरे पर हैं। मुख्य सचिव बनने के बाद सीएस का ये पहला दौरा है, अजमेर का दौरा है। राजस्व मंडल में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। राजस्व बार की ओर से होगा सीएस वी श्रीनिवास का अभिनंदन समारोह। सीएस वी श्रीनिवास राजस्व मंडल अध्यक्ष के पद पर कर चुके हैं कार्य। तो मुख्य सचिव बनने के बाद सीएस का ये पहला दौरा, अजमेर का दौरा। अजमेर के दौरे पर हैं, राजस्व मंडल में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जोधपुर से खबर, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षक पर प्रैक्टिस पर रोक संबंधी मामला। एमडीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने सरकारी निर्णय का स्वागत किया है। कहा, एम्स जैसे प्रीमियम संस्थानों में पहले से ही होम प्रैक्टिस पर रोक है। बढ़ती मरीज की संख्या को देख अधीक्षकों की प्रैक्टिस पर रोक लगाना जरूरी था, इसे जरूरी बताया गया है। सरकारी निर्देशों का पालन होने से अस्पतालों में सेवाएं होंगी और अधिक सुचारू। प्रशासनिक जिम्मेदारी वाले डॉक्टरों का पूरा समय अब अस्पताल में मरीजों की देखभाल पर ही केंद्रित होगा। चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। अस्पताल प्रशासन को भविष्य में नाइट ओपीडी शुरू करने पर भी करना पड़ सकता है विचार। वहीं मरीजों को राहत देने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधीक्षक राज पुरोहित ने कहा है, निर्णय से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। करौली से खबर, डुगरी बांध के विरोध में महापंचायत हुई आज। सपोटरा की झोरली ग्राम पंचायत में महापंचायत को आयोजन समिति की तैयारी पूरी हो गई है। 72 बीघा भूमि में बनाया गया पंडाल और मंच। पूर्व सरपंच भरतलाल मीणा, पूर्व प्रधान भरतलाल बैरवा, रामनाथ पटेल सहित 5 पटेलों के निर्देशन में व्यवस्थाएं की गई हैं। महापंचायत में जुटने वाली है भीड़ और इस भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी लोकेश सोनवाल रखे हुए हैं नजर। एसडीएम सपोटरा पंकज बडगुजर, डीएसपी सुनील कुमार कर रहे हैं निगरानी।
आयोजन समिति ने कहा, मंच पर नहीं होगी कोई राजनीति, केवल डूंगरी बांध को रद्द करने की मांग ही उठाई जाएगी। जयपुर से खबर, एसएमएस अस्पताल की लाइफलाइन वित्तीय गड़बड़ी मामला। लाइफलाइन ड्रग स्टोर के लेट डिलीवरी केस में दर्ज हुई है एफआईआर। साल 2012 से 2019 तक हुए करप्शन पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। 2012 से अस्पताल प्रशासन खुद संचालित कर रहा था लाइफलाइन। कई बार सामने आए ऐसे केस जब फर्मों की देरी की वजह से मरीजों को नहीं मिली कोई दवा। 2018 में लाइफलाइन में लगी आग में रिकॉर्ड को किया गया था खुर्द-बुर्द। विभागीय जांच में 5 करोड़ 9 लाख रुपए की निकली है लेट डिलीवरी और अब तक अस्पताल प्रशासन वसूल पाया है मात्र 3 करोड़ 41 लाख रुपए। रिकवरी नहीं करने वालों में 6 चिकित्सक, 4 मुख्य लेखाधिकारी समेत 15 से भी अधिक कार्मिकों को सामूहिक जिम्मेदार इसके लिए माना गया है। एसीबी ने तत्कालीन फार्मासिस्ट सुनील मीणा, वरिष्ठ सहायक मदन लाल बैरवा समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो देखिए, एसएमएस अस्पताल की वित्तीय गड़बड़ी का ये मामला, जहां पर देखिए कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनसे अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। 4 मुख्य लेखाधिकारी भी हैं, ऐसे कई अधिकारी हैं जिनसे अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। एसीबी ने तत्कालीन फार्मासिस्ट सुनील मीणा, वरिष्ठ सहायक मदन लाल से जो है यहाँ पर पूछताछ के लिए तलब किया है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एसएमएस अस्पताल की लाइफलाइन वित्तीय गड़बड़ी का ये मामला। टोंक के सुनारा गांव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नई सोच, नई उमंग और नवाचार की राह पर बढ़ते किसान। गांव के युवाओं ने बदल दी है खेती की तस्वीर। जी हां, सुनारा गांव में किसानों ने पॉली हाउस लगाकर रचा है कमाल का इतिहास। खीर, टिंडा सहित अन्य उन्नत फसलों का आधुनिक तकनीक से उत्पादन किया जा रहा है। कमाई के नए आयाम पॉली हाउस खेती से किसान जो है कमा रहे हैं लाखों रुपए। अन्य किसानों के लिए भी ये किसान प्रेरणा का स्रोत हैं। टोंक जिले में कृषि क्रांति की नई इबारत लिखता है सुनारा गांव। किसान बोले, नवाचार अपनाओ, फसल बढ़ाओ और कमाई के नए रास्ते खोलो। हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने किसानों से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ किसानों का कहना है इस नवाचार को लेकर, खेती को लेकर। जिले का किसान पिछले सालों से लगातार परंपरागत खेती करता आ रहा था, लेकिन अब युवाओं की सोच बदली है और युवाओं के सोच के साथ साथ एक नई सोच युवाओं में नवाचार किया है। वह युवा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने नवाचार किया है और जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट देख सकते हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इन्होंने शुरू किया है। जिन नाम बताएं अपना। मेरा नाम जय सिंह मीणा साहब। हाँ जय सिंह जी, देखिए एक नई सोच वाले आप किसान हो, किस तरीके के आपके दिमाग में आई और ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसको लेके बहुत अच्छा रहा। इसको बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसके लिए तो कोशिश की, वो हमारी कोशिश सफल रही और ये हमारा कहना बहुत बढ़िया काम है। इसमें बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है। साल में 2 बार फसल हो जाती है इसकी। तो नॉर्मल 8 लाख रुपए की एक 6 महीने में हो जाती है इसकी, तो साल में 2 फसल हो गई, तो इसमें आप 10 लाख रुपए का मुनाफा जाता है। 10 लाख रुपए का एक बड़ा मुनाफा आप कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कितने किसान लोग हैं जो अपनी खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। उन किसानों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? किस तरीके से इस नवाचार के माध्यम से एक अलग पहचान बना सकते हैं? कैसे? जो किसान लोग हैं जो परंपरागत खेती कर रहे हैं और वह इस आपकी तरह एक सोच बदले और एक नया मिशन शुरू करे, जिससे कि खुद का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। बदलनी चाहिए, तो सोच तो बदलनी चाहिए। अगर नया करोगे तो कुछ नया मिलेगा। खेती करने में तो कुछ भी नहीं मिला। खेती हमारे बाप दादा ने खूब की है, हम लोगों ने देखा है, लेकिन हमने चेंजिंग किया तो आज सही जगह स्टेज खड़ा किया, अपने मेहनत की, इस वजह से आज बहुत अच्छा रहा इसका और बहुत अच्छा काम रहा इसका। देखिए किस तरीके का पूरा प्रोजेक्ट है आपका, किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट चलता है, कितने प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं और बात करें तो कितने वर्कर है जो काम कर रहे हैं अब तक, कितने आपके अपना काम रहता है सर इसके अंदर। जैसे अपने शीर रहते हैं ना, जिनको 25% में देना पड़ता है इनको शीर, 75% अपना रहता है, उसमें पूरा खर्चा अपना रहता है और यही रहता है इसका। और मतलब बात करें कि नई सोच बदली है, किसानों को एक लंबी अच्छी मुनाफे की कमाई आई है, उसको लेकर किसानों में भी काफी खुशी है
किसानों का कहना है कि कम मेहनत में अधिकतम मुनाफा हुआ है। किस तरीके से आप इसका मैनेजमेंट देखते हैं, क्या कहेंगे आप? सर इसकी हर चीज देखनी पड़ती है। जैसे कोई पत्ते में रोग आ जाए तो पत्तियों को देखना पड़ता है, जैसे कोई उसमें पेड़ में आ जाए तो उसका भी देखना पड़ता है सर। और जैसा इसमें पानी चलाना पड़ता है और हर 3 दिन की 3 दिन इसमें ड्रिपिंग करनी पड़ती है। देखिए, बात करें, अब सर्दी का मौसम आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? सर्दी को लेकर किस तरीके से आप पौधों की देखभाल करते हैं? इसकी देखभाल ऐसे करते हैं सर, जैसे कोई पत्ते में रोग आ जाए ना तो उनकी देखभाल होती है और ये तो सही है। देखिए, किसानों में काफी उत्साह है, आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे और मेरा तो यही कहना है सर सभी से क्योंकि ये प्लांट लगवाए, खेती में कुछ नहीं रहा, इसके अंदर अच्छा मुनाफा होता है। खेती के अंदर सालाना में अपन 2-3 लाख रुपए लेते हैं, इसके अंदर 8-10 लाख रुपए हो जाते हैं 6 महीने में। तो यही लगाने में बेहतर रहेगा। मतलब ये किसान है जिनकी सोच बदली है। जिस तरीके से आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से खेती है, एक बड़ा प्रोजेक्ट किसान ने बनाया है और इससे आज किसान के घर में बड़ी खुशहाली सामने आई है। इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और अब किसानों भी नवाचार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कजोड़ गुजर सच बेधड़क निभाए टोंक। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में यूरिया की किल्लत किसानों की बड़ी परेशानी बनती जा रही है। जी हां, सुबह होते ही खाद्य वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आने लगती हैं, लेकिन सप्लाई समय पर नहीं पहुंचने से किसानों में आक्रोश अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें जबरन केवल 2 कट्टे यूरिया दिए जा रहे हैं और उसके साथ नैनो यूरिया की 1 बोतल भी खरीदनी अनिवार्य कर दी गई है। किसानों का कहना है कि नैनो यूरिया उनकी फसलों पर अपेक्षित असर नहीं दिखा रहा है, जबकि इस समय पारंपरिक यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं प्रदेश भर में खाद की कमी ने किसानों की समस्याओं को और ज्यादा गहरा कर दिया है। कई इलाकों में सहकारी समितियों द्वारा यूरिया के साथ नैनो यूरिया थोपे जाने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे किसानों का खर्च भी बढ़ गया है। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग और प्रशासन उनकी एक भी बात नहीं सुन रहा है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। किसानों का साफ कहना है कि उन्हें मजबूरी नहीं, उचित और समय पर उपलब्ध खाद चाहिए। आसपास बहुत परेशान है यूरिया के मैटर में। गाड़ियाँ नहीं आ रही है, 1-1, 2-2 गाड़ियाँ आ रही है और उस पर लाइन देखो आप, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। 1-1, 2-2 कट्टे दे रहे हैं, उसके साथ में एक नैनो यूरिया भी दे रहे हैं। अब नैनो यूरिया को काश्तकार करेगा क्या? इस्तेमाल ही नहीं आ रहा उसको। नैनो यूरिया को करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। काश्तकार परेशान है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान। चलिए बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का उदयपुर पाली दौरा है। आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु से फ्लाइट से उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। रनकपुर पहुंचकर सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में शामिल होंगे। भीलवाड़ा से देर रात ट्रेन से नागदा उज्जैन के लिए रवाना भी हो जाएंगे। आज सुबह जो है पहुंचने का ये कार्यक्रम 11 बजे के आसपास, और रनकपुर पहुंचकर सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी समारोह में शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा से देर रात ट्रेन से नागदा उज्जैन, मध्य प्रदेश के नागदा उज्जैन के लिए रवाना भी होंगे। जैसलमेर के पोखरण से खबर, जहां नगर पालिका ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। एसबीआई बैंक के पास से दयाल छात्रावास जाने वाली गली को भूमाफियाओं ने कर रखा था अवरुद्ध। नगर पालिका प्रशासन के पास लंबे समय से थी शिकायत, लगातार शिकायत मिल रही थी, लंबी शिकायत थी। ईओ जब्बर सिंह के नेतृत्व में अल सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कर रखा था लंबे समय से मार्ग को अवरुद्ध, और अवरुद्ध रास्ता खुलने से आमजन ने नगर पालिका प्रशासन का आभार जताया है। सवाल, सड़कों पर पसरा अतिक्रमण क्यों नजर नहीं आ रहा नगर पालिका प्रशासन को? सीएम, डीएम और एसपी के आदेशों के बाद भी पालिका प्रशासन क्यों नहीं हटा रहा अतिक्रमण? सुमेरपुर से बड़ी खबर। सुमेरपुर पंचायत समिति में प्रशासनिक पुनर्गठन करते हुए 4 नई ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया है। ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किए हैं, प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं और वो ग्राम पंचायतें भी आपको बता देते हैं कौन कौन सी नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। बाबा गांव, बड़गावड़ा, जाखोड़ा, पुरारा। अब सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 34 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण विकास को गति देने और स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम इससे माना जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सीएम भजन लाल शर्मा, विधायक जोराराम कुमावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का आभार व्यक्त किया है। और अब खबर कोटा से। कलेक्टर पीयूष समारिया का औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने देखी शहर की व्यवस्थाएं। अव्यवस्थाएं सामने आने पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। लाइटें बंद, गंदगी और सुरक्षा खामियों पर अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 48 घंटे में स्थितियों को सुधारने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। रैन बसेरों की हालत खराब है, कलेक्टर ने तुरंत ही सुधार के निर्देश दिए हैं। तालाब पाल की पूरी सफाई सुनिश्चित की जाए। तालाब किनारे सो रहे लोगों को शिफ्ट करने के भी सख्त आदेश हैं। लाइट चोरी की शिकायतों पर मेंटेनेंस ठेकेदार को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। गार्ड को सख्त चेतावनी दी गई है, ड्यूटी पर अलर्ट रहें। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में सर्द हवाओं का असर थोड़ा कम हुआ है। माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया है और अगले 2 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं का प्रभाव कम हुआ है। शहरों में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो देखिए न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर, चुरू, झुंझुनू, माउंट आबू में थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पर देखिए कम हुआ है। माउंट आबू में गुरुवार को तापमान जमाव बिंदु से थोड़ा ऊपर दर्ज किया गया। जयपुर से खबर, जहां गुलाबी नगरी में सर्दी के साथ हल्की धुंध की दस्तक देखने को मिली। हवा में ठंडक, पारा 14 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। दिन चढ़ते ही धूप तेज होने के आसार भी है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धूप तेज होगी, लेकिन सुबह सुबह ठंडक जरूर लोगों को महसूस हुई है। दोपहर तक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। मौसम का मूड दिन में 3 बार देखिए बदलेगा। सुबह जैसे कि ठंडक महसूस हुई, इसके बाद दोपहर को हल्की गर्मी लोगों को यहाँ पर महसूस होगी और एक बार फिर शाम के समय जो है सर्द हवाएं चलेंगी तो एक बार फिर ठंडक का एहसास होगा। ऐसे करके मौसम जो है, मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहेगा। लोगों को हल्की सी गर्माहट दिन में महसूस होगी, शाम को फिर ठंडक महसूस होगी जैसा कि सुबह महसूस हुई। आसमान ज़रूर साफ रहेगा, लेकिन धुंध का असर लगातार जारी भी रहेगा। रात का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। बाहर निकले तो परतदार कपड़े पहने, इसकी सलाह भी दी गई है। तो देखिए आज फ्लक्चुएट होगा मौसम, 3 बार जो है मौसम बदलेगा दिन में।